नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में देखेंगे पुनर्जागरण। तो इसके सिलेबस को देखेंगे कि पुनर्जागरण के विचार की शुरुआत कैसे होती है, मानवतावाद क्या है, पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों हुआ, मध्य युग और पुनर्जागरण में अंतर क्या है, पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ क्या हैं, और लियोनार्डो दा विंची और भी ढेर सारे दार्शनिक थे, चित्रकार थे, उनके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर है ज्ञानोदय या प्रबोधन। तो इसमें प्रगति की धारणा क्या है, प्रबोधन युग के विचार की प्रकृति क्या है, ज्ञानोदय काल के प्रमुख विचारकों में पेरेबेली, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, इमैनुअल कांट, रूसो, इनके दार्शनिक विचार क्या है, समाज के प्रति ये क्या सोचते हैं, तत्कालीन व्यवस्था के प्रति ये क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को देखना जरूरी है। एक बार सिलेबस समझ लीजिए तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाती है। प्रबोधन युग का प्रभाव क्या हुआ, यूरोप के बाहर प्रबोधन का प्रसार कैसे हुआ, समाजवादी विचारों का उदय कैसे होता है। इसके बाद तीसरा चैप्टर है औद्योगिकरण। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ठीक ना, आखिर इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, औद्योगिक क्रांति की वैज्ञानिक और औद्योगिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्या क्या सुविधाएं थे, औद्योगिकरण के परिणाम क्या हुए, औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव क्या थे, अन्य देशों में औद्योगिकरण कब हुआ, कैसे हुआ, समाजवादी औद्योगिकरण क्या है, ठीक ना, समाजवादी औद्योगिकरण रूस तथा चीन में कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक ना, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या रहे हैं, इसको अध्याय 3 में समझना है। 4 है साम्राज्यवाद और उपनिवेशीकरण, ठीक ना, साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद की परिभाषाएं क्या है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर होता है, साम्राज्यवाद के स्वरूप क्या है, अफ्रीका में साम्राज्यवादी प्रसार कैसे होता है, साम्राज्यवादी युग किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था, साम्राज्यवाद का औचित्य क्या था, उपनिवेशवाद क्या था, विदेशी रणनीतिक प्रभुत्व क्या है, औपनिवेशीकरण के कारण क्या हैं। तो अगर आप विश्व इतिहास को बहुत अच्छे तरह से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाती है, और ख़ासकर यूपीएससी के मामले में या फिर जेपीएससी बीपीएससी में भी ये काम आता है। अब यहाँ देखेंगे अमेरिकी क्रांति, उपनिवेशों का भौगोलिक वर्गीकरण, ठीक है, क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ एवं कारण क्या थे, ग्रीनविले की नीति क्या थी, स्टाम्प एक्ट का विरोध क्यों किया गया, रॉकिंघम की क्या घोषणा थी, टाउनसेंड की कर योजना क्या थी, तत्कालीन कारण क्या थे, लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति क्या थी, बोस्टन की टी पार्टी क्या है, लॉर्ड नॉर्थ के दमनकारी कानून क्या थे, महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन क्या है, उद्देश्य क्या थे, स्वतंत्रता की घोषणा कैसे हुई, क्रांति की मुख्य घटनाएं क्या थी, पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 ईस्वी, ये क्या है, इसमें क्या क्या मतलब मुख्य बातें थी, क्रांति का स्वरूप क्या था, अमेरिकी क्रांति का, अमेरिका का संविधान सबसे पहला बना था तो इसकी क्या क्या कितने अनुच्छेद हैं, धाराएं क्या हैं, अमेरिकी संविधान की विशेषताएं क्या है, अंग्रेजों की असफलता के कारण क्या हैं, ठीक ना, विश्वव्यापी इसका प्रभाव क्या पड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अमेरिकी क्रांति, ठीक ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आम आदमी की बातों का जन्म यहीं से सब कुछ होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति। आखिर क्रांति के कारण क्या हुए, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, बौद्धिक जागरण कैसे हुआ, तत्कालिक कारण थे क्या थे, क्रांति की मुख्य घटनाएं क्या हुई, क्रांति का प्रभाव क्या रहा। उसके बाद नेपोलियन का युग स्टार्ट होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट, इसका उदय, उसका उत्थान, और 1799 ईस्वी का इन्होंने जो संविधान बनाया, द्वितीय गुट राष्ट्रों के साथ युद्ध, यूरोप में शांति व्यवस्था, शासन सुधार, आर्थिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, पोप के साथ इसने समझौता किया, नेपोलियन की कानून संहिता, पुरातन कानून जिसमें सुधार किया गया, एक सम्राट के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियां क्या रही, और नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली क्या है, नेपोलियन युग क्या है, नेपोलियन क्रांति का युग, ठीक ना, नेपोलियन क्रांति का पुत्र। तो इन सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे। इसके बाद है राष्ट्र राज्य का उदय, ठीक ना, तो राष्ट्र की परिभाषा क्या है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है, राष्ट्र और राज्य का जन्म कैसे होता है, राष्ट्र राज्यों का उदय और राष्ट्र राज्य बनने के रास्ते क्या हैं। 8वां चैप्टर है जर्मनी और इटली का एकीकरण और साम्राज्यों का विघटन कैसे होगा, ठीक ना, राष्ट्रवाद
इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद। इटली के निर्माण में एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी? राष्ट्रीय एकता के प्रयास कैसे हुए? इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण क्या हैं? जर्मनी का एकीकरण क्या है? ये चैप्टर जो है अगर विश्व इतिहास शुरू से ना पढ़िए जाए, देखिए विश्व इतिहास पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन अगर आप शुरू से नहीं पढ़ते हैं, उसके सिलेबस को अगर ध्यान से नहीं है, तो ये सरदर्द भी साबित हो जाता है कि कहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये खासकर जब जर्मनी इटली एकीकरण में अक्सर ऐसा होता है। जर्मनी का एकीकरण, राष्ट्रीयता के आविर्भाव से साम्राज्यों का विघटन। देखिए इंडियन हिस्ट्री में और विश्व इतिहास में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको आएगा विश्व इतिहास में पढ़ने में। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि विश्व इतिहास पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को वर्तमान में कौन देशों की क्या पॉलिसी है क्या नहीं है, इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होती है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, बेल्जियम की स्वतंत्रता कैसे होती है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, तो यूरोप की महाशक्तियाँ, विश्व युद्ध के कारण, राष्ट्रीयता की भावना, कूटनीतिक संधियाँ, शस्त्रीकरण, सैन्यवाद, साम्राज्यवादी विस्तार की प्रतिस्पर्धा, पत्र पत्रिकाओं व संचार साधनों का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, तात्कालिक कारण, ऑस्ट्रिया में हत्या का प्रतिक्रिया, युद्ध रोकने का प्रयास, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, इटली का युद्ध में प्रवेश, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति, युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रों की प्रतिक्रिया क्या हुई, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, आर्थिक परिणाम क्या हुए, सार्वजनिक युद्ध में वृद्धि, व्यापार में हानि, कागजी मुद्रा का प्रसार, मजदूर आंदोलन, राजनीतिक समाजवाद का विकास, सामाजिक परिणाम, अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयास, महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागृति, सांस्कृतिक क्षति, तकनीकी व वैज्ञानिक प्रगति, विश्व युद्ध के पश्चात संधियाँ कौन कौन से होती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व, शांति वार्ता में विल्सन के 14 सूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसके बाद रूस की क्रांति 1917 से 21, रूसी क्रांति अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार थी, बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्रांति थी। तो इसमें फरवरी मार्च की क्रांति क्या है, फिर अक्टूबर क्रांति क्या है, गृह युद्ध क्या है, रूस की, ठीक ना, रूस की आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण क्या है, नई आर्थिक नीति क्या है, अक्टूबर नवंबर क्रांति में लेनिन की भूमिका क्या है, रूस की क्रांति के परिणाम क्या है, रूसी क्रांति का महत्व क्या है, रूस की क्रांति की मुख्य घटनाएं क्या है, इसको समझेंगे रूस की क्रांति में। इसके बाद अगला सबसे इम्पॉर्टेंट है फांसीवाद और नाजीवाद, ये दोनों के दोनों एक विचारधारा है। देखिए हिटलर मर गया, मुसोलिनी भी मर गया, लेकिन विचारधारा का अंत नहीं होता है, इस चीज़ को समझिएगा। इटली में फांसीवादी विचारधारा, इटली में फांसीवादी का उदय आखिर क्यों हुआ, मुसोलिनी की नीतियाँ की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मुसोलिनी बहुत बड़ा तानाशाह था, इसको लोगों ने इतना मारा कि मतलब क्या कहते हैं, इस 7 दिन तक लाश को टांग के ही रखा था, इतनी धुलाई हुई थी। मरने के बाद भी लोगों ने लाश पे पत्थर मारे थे। मुसोलिनी और पोप, विदेश नीति, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारक, साम्यवाद का बढ़ता हुआ संकट, वामपंथियों की फूट, तो ये वामपंथी भी कम नहीं है, यहूदियों के प्रति घृणा, आखिर क्या कारण था कि यहूदियों से लोग इतनी नफरत करते हैं। यहूदी एक बिजनेसमैन क्लास है, बहुत ही समृद्ध है, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं एक नस्लवादी भावनाएं थी। इसके बाद समश्वेक दल का निर्माण, हिटलर का व्यक्तित्व। देखिए विश्व इतिहास में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि विश्व में 2 लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं, पहला यहूदी, दूसरा हिंदू। हिंदुओं को एहसास नहीं है, यहूदियों को इस चीज़ का बहुत एहसास है, इसलिए बहुत ज़्यादा आक्रामक रहते हैं। अब यहाँ पे हिटलर का व्यक्तित्व, जर्मनी के लोगों में प्रजातंत्र में विश्वास और हिटलर का उत्कर्ष, हिटलर के उदय की परिस्थितियाँ, हिटलर की विदेश नीति क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर का पतन। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण कैसे होता है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध से ही स्टार्ट था, वर्साय की संधि से ही स्टार्ट हो जाता है। विश्व का समृद्धशाली साधनहीन देशों में विभाजन कैसे होता है, तानाशाही और जनतंत्री विचारधारा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की अवस्थाएं, चरण क्या है, तत्कालिक कारण क्या है, मुख्य घटनाएं क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या है, गुटनिरपेक्षता क्या है, ठीक ना। इसमें नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, कर्नल टीटो हैं, नासिर हैं, इन सभी की। प्रादेशिक संगठनों का विकास, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का अंत और शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक संतुलन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 2 विषयों के मध्य यूरोप का आर्थिक संकट उत्पन्न होता है।
फिर हम लोग देखेंगे वी औपनिवेशीकरण, ठीक ना। विभिन्न क्षेत्रों में वी औपनिवेशीकरण, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का उदय कैसे होता है, वी औपनिवेशीकरण क्या है। लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका हो गया, ब्राज़ील की स्वतंत्रता, प्रमुख व्यक्तित्व, उनके प्रयास, फ्रांसिस्को डी मिरांडा, फादर हिडाल्गो, साइमन बोलिवियर, बोलिविया के रहने वाले थे, जोस डी शान मार्टिन, मुनरो सिद्धांत क्या था, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन क्या था, ऑस्ट्रेलिया संघ राज्यों का निर्माण, अरब प्रदेश, अरब राष्ट्रवाद का उदय, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है ये पूरा चैप्टर। शीत युद्ध, शीत युद्ध के कारण क्या थे, इसके चरण क्या थे, इसकी प्रकृति क्या थी, इसका विस्तार, इस यूरोप में विस्तार, एशिया में शीत युद्ध, वियतनाम संकट, क्यूबा संकट, नौ शीत युग, शीत युग का अंत, शीत युद्ध का प्रभाव, शीत युद्ध का घटनाक्रम। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है। पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन, विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति, अमेरिकी प्रभुत्व, सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, ठीक ना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए, विश्व इतिहास पढ़ने का फ़ायदा यह है कि आप करंट की हो रही सारी घटनाओं से जुड़ जाते हैं। अभी यूक्रेन पे रूस का अटैक कर दिया, तो क्यों किया, कहीं ना कहीं यही, जिस तरह से सोवियत रूस को, ठीक ना, यूएसएसआर को इन लोगों ने, पश्चिम यूरोप के लोगों ने, अमेरिका ने बर्बाद कर दिया, तो कहीं ना कहीं रूस सही है, अब भारत रूस के साथ है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें समझने में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या है उसको समझने में आपको मदद मिलती है। इसके बाद तृतीय विश्व और गुटनिरपेक्षता। तृतीय विश्व क्या है, एशियाई संबंध सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। दूसरा एशियाई सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन। तृतीय विश्व की आर्थिक परिभाषा, तृतीय विश्व में निहित भिन्नताएं क्या हैं, तृतीय देश के एकताबद्ध विरोध और समर्थन क्या है, गुट निरपेक्षता का उदय क्या है, अर्थ परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यक शर्त सदस्यता के लिए क्या है, इसका औचित्य क्या है, और इसकी संस्थाएं, शिखर सम्मेलन, जाति भेद, रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष, ये बहुत बड़ी समस्या है, रंग भेद। बाहरी चुनौतियाँ, आंतरिक चुनौतियाँ, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता, राजनीतिक प्रासंगिकता, आर्थिक प्रासंगिकता। गुट निरपेक्षता, नेहरू जी के शब्दों में, नेहरू विश्व के सबसे महान विदेश मंत्रियों में से एक थे, ठीक ना। इन्होंने जो गुट निरपेक्षता या इसका जो जन्म दिया, ऐसी अवधारणा किसी ने नहीं दिया। ये भारत के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्रियों में से एक थे। कुछ गलतियां भी रहीं, लेकिन बड़े लोग हो जाती है। यूरोप का एकीकरण, पश्चिमी यूरोप का आर्थिक एकीकरण, इसका उद्देश्य क्या था। यूरोपीय संघ के विस्तार के चरण, यूरोपीय संघ की संस्थाएं, यूरो मुद्रा, उद्देश्य साम्यवादी पूर्वी यूरोप का एकीकरण। आखिर ये क्या है, कैसे हुआ, पूर्वी यूरोप कह रहा है, इधर पश्चिमी यूरोप है, तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। नाटो का जन्म कैसे हुआ, इसका प्रासंगिकता के कारण क्या है, ठीक ना। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है नाटो का। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसके चार्टर, इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत, सदस्यता, योग्यता, स्वीकृत भाषाएं, प्रमुख अंग, भूमिका, संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां क्या है, समितियां क्या हैं, कार्यों का मूल्यांकन, अब 20वीं शताब्दी के प्रमुख संगठन, ये सारे चीज़ें। राजनीतिक दर्शन पे देखेंगे कि उदारवाद क्या है, इसकी मूल मान्यताएं क्या है, चिरसम्मत उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, मूल्यांकन, उदारवाद का योगदान, पूंजीवाद, पूंजीवाद का नकारात्मक प्रभाव। दुनिया विचारधारा से सबसे ज़्यादा परेशान है। विचारधारा ऐसा तत्व है कि आदमी मर जाता है, विचारधाराएं नहीं मरती हैं। तो फिर आते हैं हमारे प्यारे मार्क्स, समाजवादी, मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक। आई लव कार्ल मार्क्स, इसने पूरा दुनिया का इतिहास पलट के रख दिया। भौतिकवाद, ठीक ना, भौतिकवादी द्वंद्ववाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, ये सब फिलॉसफी है, दर्शन है, ठीक ना। सामाजिक विकास की प्रमुख अवस्थाएं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मार्क्स का आर्थिक दर्शन, समाजवादी दर्शन, साम्यवादी दर्शन, समाजवाद, साम्यवाद में अंतर।